Hello everyone. Today we are going to discuss about mathematical tools. पहले ये समझते हैं कि टूल्स क्या है, मैथमेटिकल टूल्स क्या है और ये कितने इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में और कौन से टूल्स हैं बेसिकली जिनको हमें समझने की जरूरत है। तो लेट्स टॉक अबाउट सिंपल टूल्स। टूल्स अपन नॉर्मल लाइफ में मतलब बेसिकली डेली बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं और टूल्स का काम क्या होता है? टू मेक आवर टास्क इजी। जैसे सिंपल एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि एक बोल्ट के थ्रू बेसिकली अपन ने दो सीट्स को टाइट कर रखा है, फिक्स कर रखा है। लेट्स सपोज दिस इज टाइटेड, लाइक काफी टाइट इसको होल्ड कर रखा है। अब अगर हम इसको हाथ से रोटेट करने की या लूज करने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हैं कि लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। यहाँ पर इसको हम हाथ से लूज नहीं कर सकते, डिपेंडिंग ऑन कि अगर ये काफी टाइट है देन इट्स इम्पॉसिबल टू लूज। हाँ, लेकिन अगर यहीं पे हमारे पास इसका एक जो प्रॉपर टूल होता है दैट इज बेसिकली स्पैनर, है ना। तो स्पैनर है एक टूल, इस तरह का रहता है। ये मान के चलते हैं कि अपने पास एक टूल है। अगर ये टूल हमारे पास अवेलेबल है, कैन यू इमेजिन कि कितनी आसानी से हम इस बोल्ट को, इस नट को लूज कर सकते हैं बेसिकली। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टूल बेसिकली, कि ये एक आपका फिजिकल टास्क है, फिजिकल वर्क है जिसमें आपको इस नट को लूज करना है। तो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ टूल वेरी इजीली। अगर ये टूल अवेलेबल नहीं है आपके पास देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऐसे ही थोड़ा सा आपको समझ सकते हैं कि जो फिजिक्स अपन जब स्टडी करेंगे तो उसमें फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम है या फिजिक्स को हमें समझना है, that is almost impossible or very difficult to understand without mathematical tool। तो जहां पर इस नट को इसको लूज करने के लिए जितना स्पैनर की जरूरत है, जितना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, उतना ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स हैं तुम्हारे फिजिक्स को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना। तो जैसे अगर हम लाइक इफ वी गो फॉर डेफिनेशन, टूल्स क्या है बेसिकली tools are used to make physical task easy। और या फिर ये कोई भी फिजिकल अपना काम होता है उसको काफी आसान बना देते हैं। ऐसे ही जो फिजिक्स में जब हम स्टडी करते हैं तो फिजिक्स में अपने पास आ जाते हैं मैथमेटिकल टूल। तो मैथमेटिकल टूल्स क्या है? मैथमेटिकल टूल्स आर यूज टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स वेरी इजीली। अगर तुम्हें ये मैथमेटिकल टूल्स नहीं आते हैं देन इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स विदाउट दिस। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन कि अगर आपके पास इस नट को लूज करने के लिए स्पैनर नहीं है तो आप नहीं कर सकते, और इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो टूल्स दीज आर बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स आर used to solve numerical problems easily. Without mathematical tools you can't solve problems of physics. So that is how important is mathematical tools. Next point is, यहाँ पे देखो अगर समझते हैं कि जैसे नॉर्मल लाइक अपनी फिजिकल लाइफ में, रियल लाइफ में बहुत सारे मैकेनिक्स, मतलब बेसिकली टेक्नीशियन, कोई प्लम्बर है, कोई बेसिकली इलेक्ट्रिशियन है, तो उनके अलग अलग टूल्स होते हैं बहुत सारे। प्लम्बर है तो उसको अलग टूल चाहिए होंगे, इलेक्ट्रिशियन है तो उसको अलग टूल चाहिए होंगे। ऐसे ही मैथमेटिक्स तो बहुत बड़ा है एक्चुअली, लेकिन जो फिजिक्स में हमें पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो टूल्स हैं वो हमें लाइक हम कुछ ही टूल्स हैं जिनको हमें यहाँ समझना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बाद में जरूरत पड़ेगी तो पढ़ा दिया जाएगा। आईआईटी वाले स्टूडेंट्स को पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना ही है तो देयर प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिकल टूल ऑटोमेटिकली सॉल्व। लेकिन अभी उन्हें समझने की जरूरत पड़ती है अभी, क्योंकि 11th क्लास में कुछ चीजें जो पढ़ते नहीं है या फिर बाद में पढ़ोगे तो, लेकिन फिजिक्स तुम्हें साथ में पढ़ना है तो इसलिए उनको पहले जरूरत पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई देयर आर फ्यू टूल्स वी नीड टू स्टडी राइट नाउ एक्चुअली बिफोर इवन स्टार्टिंग फिजिक्स। तो और नीट मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैथमेटिकल टूल्स ही होते हैं कि जो कि उनको नहीं आते हैं ठीक से,
आइदर हमको कुछ को मैथमेटिक्स से डर लगता है और वो अल्टीमेटली फियर दैट पासेस टू फिजिक्स आल्सो बिकॉज they are not understanding mathematical tools properly. So next point is कि जो हमें काम आने वाले हैं फिजिक्स में वो कौन से mathematical tools हैं वो देखते हैं. So mathematical tools basically required in physics. One is basically function. इसको अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते, just definition basically, little bit introduction. Next is trigonometric function. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी काफी इंपॉर्टेंट टूल्स होता है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. थर्ड इज लॉग फंक्शन, अगेन इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थ इज डिफरेंशिएशन. एंड अनदर वन इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. And the last one we require is integration. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स हैं जो कि फिजिक्स को अगर तुम्हें पढ़ना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, then these are must. If you don't know these tools, then it's very difficult to solve problems in physics. तो ये मैथमेटिकल टूल्स तुम्हारे पास बेसिकली होने चाहिए फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले. तो मैं इन टूल्स को बहुत अच्छे से समझना होगा और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. एंड अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, नॉर्मली लोगों को लगता है कि ये भी पढ़ना है, अगेन लाइफ इज बिकमिंग डिफिकल्ट. नो, दीज आर टूल्स टू मेक योर लाइफ, मेक योर स्टडी ऑफ फिजिक्स इजी, नॉट टू मेक डिफिकल्ट. एक्चुअली अपन को समझेंगे धीरे धीरे एक एक करके कि एग्जैक्टली क्या है, और जितना हमें बेसिकली फिजिक्स को समझने के लिए जरूरत पड़ेगी अपन उतनी डिटेल में इनको स्टडी करेंगे. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं स्टडी करने वाले हैं. आईआईटी वाले स्टूडेंट्स को मालूम भी होगा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं मैथमेटिक्स में. वी विल स्टडी ओनली द पार्ट विच इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, है ना. तो ये है अपने पास बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स. तो सर ने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक दिस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉग फंक्शन यहाँ तक ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूअस, बेसिकली दैट इज आवर डिफरेंशिएशन. सो नाउ in this lecture we are going to focus mainly on differentiation part. So the mathematical tools which we are going to discuss is differentiation. तो I hope यहाँ से तुम्हें थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि tools क्या है बेसिकली और मैथमेटिकल टूल्स क्या है, ये कितने इंपॉर्टेंट है. बहुत आसानी से समझने के लिए इसका इंपॉर्टेंस यू कैन जस्ट रिमेम्बर दिस इमेज. यहाँ पे एक आपका बोल्ट है, इसको अगर आपको लूज करना है विदाउट दिस स्पैनर इट्स वेरी डिफिकल्ट. सिमिलरली एग्जैक्टली अगर तुम्हारे पास ये मैथमेटिकल टूल्स नहीं है, मतलब ये मैथमेटिकल टूल्स अगर तुम्हें नहीं आते हैं, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स. तो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन. सो लेट्स टॉक अबाउट कि डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली क्या है, कहां तुम्हारी हेल्प करता है और कितना इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट टूल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज डिफरेंशिएशन. क्या है, देखो डिफरेंशिएशन क्या है ये भी थोड़ा बात करते हैं. यहाँ पे क्या है कि अपन फिजिक्स में क्या करते हैं, एक हमारे पास रियल लाइफ सिचुएशन होती है. एक गाड़ी रोड पे दौड़ रही है तो हम उसमें उसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस. तो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या डिस्टेंस एक क्वांटिटी हो गई अपनी, और वो क्या होगी, डिस्टेंस कैसे बढ़ती जाएगी, जितना टाइम गाड़ी दौड़ेगी टाइम के लिए, मतलब टाइम ज्यादा तो डिस्टेंस भी ज्यादा. तो मतलब क्या हो रहा है, डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, टाइम भी एक क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो इनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन वी बोरो थिंग्स फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड वी यूज वेरिएबल्स. तो यहाँ पे एक एस में भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो सकता है, टी एक टाइम के लिए. उन दोनों का जो रिलेशन है तो वो तुम्हारा एक मैथमेटिकल फंक्शन, मतलब एक रियल लाइफ की सिचुएशन जहां पे एक व्हीकल एक रोड पे दौड़ रहा है, उसके द्वारा किया गया कवर किया गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सम मैथमेटिकल फंक्शन. तो एक रियल लाइफ सिचुएशन को हमने क्या किया, एक मैथमेटिकल फंक्शन में एक्सप्रेस कर दिया, है ना. तो
जस्ट एग्जांपल के लिए कि जैसे मान हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं एस, यहाँ पे क्या है सम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये भी एक अपना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आल्सो डिपेंडिंग ऑन एंड टी इज टाइम। ये फंक्शन क्या है, इन दोनों क्वांटिटीज में रिलेशन दे रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल, हाउ इट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, ठीक है ना। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमें कभी कभी इसकी रेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेट क्या देता है अपन को, जैसे अगर बात करें तो वेलोसिटी देता है, एक्सेलरेशन देता है, तो पॉइंट ये है कि वो रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सही है ना। हमें मान के चलने की डिफरेंशिएशन अभी हमें नहीं पता है, इज इट। सो दैट रेट आई मीन वी रिक्वायर समथिंग दैट कि हमारे पास अगर कुछ ऐसी चीज होती है जो हमें इसका ये रिलेशन का रेट कि ये एस मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम के हिसाब से कितनी रेट से बदल रहा है, तो वो हमें सीधा सीधा क्या दे देगा, वेलोसिटी और स्पीड देगा कि नहीं देगा। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ हमें जरूरत किसकी पड़ रही है, एक ऐसा फंक्शन या एक ऐसा टूल हमारे पास कुछ अगर होता है जो हमें रेट कैलकुलेट करके यहाँ दे देता है, तो हम आसानी से इसकी वेलोसिटी और स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक रियल लाइफ सिचुएशन, व्हीकल का पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से इस तरह से वेरी कर रहा है, हमें चाहिए यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड, मतलब रेट, जितनी रेट से ये एस पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। द पॉइंट इज कि अब वो रेट निकालने के लिए हमारे पास अभी कुछ नहीं है। अगर सिंपल सा अज्यूम कर लेते हैं कि तुम्हारे पास अगर वो रेट निकालने के लिए कुछ पैरामीटर या कुछ टूल्स अगर है, तो आसानी से तुम बहुत आसानी से इसका वेलोसिटी और स्पीड निकाल सकते हो, राइट ना। और वही टूल जो हमें यहाँ पे यूज होने वाला है, दैट टूल इज बेसिकली आवर डिफरेंशिएशन, है ना। तो समझ सकते हैं, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। ऐसा रेट बेसिकली कैलकुलेशन में बहुत जगह यूज होता है फिजिक्स में। सो ऑलमोस्ट इन एवरी चैप्टर यू विल रिक्वायर दिस टूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो अब ये है क्या, थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं। ये इसका थोड़ा मैंने इंपॉर्टेंस में समझाया कि लाइक रेट जहां पे तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो वहां पे तुम्हें क्या चाहिए, टूल, एंड दैट टूल इज बेसिकली डिफरेंशिएशन। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन समझ में आता है, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, उसको लाइक रूल्स मालूम है, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो जैसे मान चलते हैं यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, फंक्शन लेते हैं y is equal to f of x। ये डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन में अपन स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या है, y एक वेरिएबल है जो कि अपन बोल सकते हैं जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, वो भी एक वेरिएबल है, दैट इज इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनके नाम से काफी क्लियर हो रहा होगा। मतलब ये है कि y की जो वैल्यू है, वेरिएबल मतलब कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसकी भी वैल्यू चेंज हो सकती है। डिपेंडेंट का मतलब कि इसकी वैल्यू किसी दूसरे पैरामीटर पर डिपेंड कर रही है, जो कि यहां से हमें समझ में आ रहा है कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, है ना। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये किसी दूसरी वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही। सो दिस इज बेसिकली आल्सो चेंजिंग बिकॉज़ ये बहुत सारी वैल्यू ले सकता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, x हो गया अपना इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया अपना फंक्शन। अब अपन को क्या चाहिए, ये अपना एक स्पेशल केस था, हम एक जनरल केस में जा रहे हैं। तो हमारे पास कोई भी दो पैरामीटर हैं जहां पे एक दोनों क्वांटिटी रिलेटेड है, उनका रिलेशन इस तरह से अपन ने डिफाइन कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये हमें समझ में आ गया y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे, तो सिंपली क्या होगा कि अगर हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, सही ना, बिकॉज दिस रिलेशन इज डिफाइंड। सो लेट्स x changed by small amount dx, मतलब x को अपन ने छोटे से क्वांटिटी dx अमाउंट से चेंज कर दिया, तो x की वैल्यू अभी अपन ने क्या कर दी, पहले x से उठा करके उसको x प्लस dx
दिस इज द चेंज इन, और इसको अपन बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज इन एक्स। डिफरेंशियल का मतलब बेसिकली जहां पर चेंज छोटा हो, तो छोटा सा चेंज हो, तो इसमें x की वैल्यू को हमने थोड़े से अमाउंट से चेंज कर दिया, एंड दैट इज बेसिकली डिफरेंशियल चेंज इन x। इस रिलेशन से अगर हम देखते हैं तो यहां से क्या हो रहा है कि x को चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब कि अगर x को अपन ने चेंज किया है, देयर विल बी करस्पॉन्डिंगली change in or some difference in change in y, is it? So y will also change, ठीक है ना? कितना चेंज होगा आई डोंट नो, मान लेते हैं y changes by y amount, so this become y plus dy, ठीक है ना? So this dy I can write, क्योंकि x में चेंज अपन ने dx अमाउंट किया तो उसकी वजह से y क्या हो रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए y की वैल्यू भी कुछ चेंज हो जाएगी। इस फंक्शन में जब x की वैल्यू x प्लस dx हुई है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो ये y की नई वैल्यू, मतलब इसलिए y प्लस dy को हम लिख सकते हैं f ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस dx, तो ये चेंज वैल्यू, x की वैल्यू चेंज की तो उसके हिसाब से y की वैल्यू क्या आ गई, नहीं, दैट इज y plus dy and that is this। तो यहाँ पे जो y में इफेक्टिवली नेट चेंज आया वो कितना हो गया, ये फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू y, तो चेंज आई कैन राइट बेसिकली y plus dy minus y, this is equal to what, f of x plus dx minus f of x, क्योंकि y की वैल्यू क्या है यहाँ से fx, तो ये रख दिया, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, dy बराबर आ गया f ऑफ x प्लस dx माइनस f ऑफ x, मतलब यहां से क्या दे दिया, अपन ने x में थोड़ा सा चेंज किया, डिफरेंशियल चेंज dx अमाउंट से, x पर डिपेंड करती है y की वैल्यू, x में चेंज करने से हमें ये भी समझ में आता है कि y की वैल्यू भी कुछ चेंज हो जाएगी। तो जब x को अपन ने x प्लस dx किया, चेंज कितना किया, dx अमाउंट से, तो y भी क्या हो जाएगा, y से कुछ y प्लस dy चेंज हो गया, चेंज कितना हुआ, dy अमाउंट, dy को अपन ने यहाँ सॉल्व कर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लिया, तो जो चेंज इन y आया वो कितना आ गया, ये, ठीक है ना? अब यहाँ पे अपन क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब कि जब x को चेंज कर रहे हैं तो y कितनी रेट से चेंज हो रहा है, हो सकता है डबल हो जा रहा हो सकता है ट्रिपल हो जा रहा हो सकता है कम भी हो रहा हो, घट भी रहा हो सकता है बढ़ रहा हो, एग्जैक्टली कितनी रेट से, तो इसको हम मैथमेटिक्स की डेफिनेशन लाइक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, दिस क्वांटिटी इसको हम लिखते हैं dy by dx, this is rate of change of y with respect to x, इसको हम लिखते हैं, पढ़ते हैं dy by dx, is it, and this is equal to, तो यहाँ पे dy की वैल्यू अपने पास ये आ चुकी है, तो इसको लिख देते हैं f of x plus dx minus f of x divided by dx, simple dx, तो ये क्या आ गया अपने पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसका एक्सप्रेशन अपने पास ये आ गया, और एक्चुअली में इसी को अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज आल्सो टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यही क्वांटिटी को अपन ये लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अनदर थिंग, इस क्वांटिटी को अपन dy by dx, इसको अपन लिख सकते हैं
f of x plus dx minus f of x divided by dx. This is also equivalent to f y prime. मतलब इसको ये लिखने का एक तरीका है, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dy by dx is equivalent to y prime, this is equivalent to this, और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं f prime x. तो इन सब का मतलब, इन सब को लिखते हैं अपन बेसिकली, इसको पढ़ते हैं dy by dx और differentiation of y with respect to x, this is pronounced as y prime. इसको लिखते हैं f of x prime. इन सब का मतलब डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन ऑफ f prime x, this is differentiation of f with respect to x. इसको ऐसे पढ़ते हैं. y prime को भी वही लिखेंगे, y prime is differentiation of y with respect to x. तो ये तुम्हें लाइक समझना होगा कि what we call exactly. तो मतलब सिंपल था, अपने पास ये y फंक्शन था, इसमें क्या हो रहा है, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी, x is a इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x की वैल्यू चेंज करते हैं, y की वैल्यू चेंज होती है. अपन ने देखा x की वैल्यू को छोटे अमाउंट dx से चेंज कर रहे हैं, x प्लस dx कर दिया, y की वैल्यू भी कुछ अमाउंट से चेंज होगी, dy अमाउंट से कितना चेंज हो जाएगी, y प्लस dy. इसमें रखने से अपने पास क्या होता है, बाय फंक्शन वी कैन गेट dy. तो dy अगर x में अपन ने dx अमाउंट से चेंज किया तो y में चेंज करा है ये. अब अपने पास अपन ने कैलकुलेट किया यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. तो उसको रेट को अपन मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में ऐसे लिखते हैं, मतलब रेट का मतलब हो गया रेशियो ऑफ चेंज इन y डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ चेंज इन x, जो कि मैथमेटिकली सॉल्व करके अपने पास ये आ जाता है. दिस क्वांटिटी इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. इसको हम और इस तरह से भी लिख सकते हैं, dy by dx that is equal to f of x plus dx minus fx divided by dx. इसी को अपन लिख सकते हैं y prime, this is also equivalent to fx prime, और इसको पढ़ते हैं अपन f prime x, this is equal to differentiation of f with respect to x. इस क्वांटिटी को भी अपन लिख सकते हैं डिफरेंस, we can pronounce or read it as differentiation of y with respect to x. ये तो जस्ट अपन का लाइक बेसिकली डेफिनेशन है और रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन में कैसे कैसे इसको लिखते हैं. जस्ट नोट डाउन इट. तो बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ये हमें डिफरेंशिएशन से मिल जाता है. अब इसमें कुछ एग्जांपल लेंगे, सिंपल वाले एग्जांपल, और दिस इज बेसिक इज इट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. सो एग्जांपल, और जिसको अपन लिख रहे हैं बेसिक अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, y समथिंग इज इक्वल टू ऐसे 2x प्लस 5. ठीक है, y मेरा फंक्शन है x का, और जो रिलेशन है एग्जैक्टली दैट इज गिवन बाय दिस f of x इक्वल टू 2x प्लस 5. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स से मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फाइंड और कैलकुलेट डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x. इन दोनों का मीनिंग एक ही है. ठीक है ना, तो अपन इस अप्रोच से जाते हैं. तो fx अपने पास, तो y की वैल्यू जब दिस इज इक्वल टू fx एंड दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 5. अब मैंने x की वैल्यू को चेंज कर दिया,
x प्लस dx। तो y की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस dy कुछ चेंज होकर क्या आ जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, इसमें f ऑफ x प्लस dx रखेंगे अपन, दैट इज कमिंग आउट टू 2 टाइम्स x प्लस dx प्लस 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ गया अपने पास बेसिकली 2x प्लस 2dx प्लस 5, इसको मैं रियलाइज करके 2x प्लस 5 प्लस 2dx लिख सकता हूँ। और ये क्वांटिटी क्या है मेरी y, तो ये y प्लस dy इक्वल टू दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू y, so I can write this is y plus 2dx. This implies y cancel, यहाँ से dy is equal to 2 times dx। तो रेट ऑफ चेंज मतलब dy by dx is equal to 2, है? देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास एक रिलेशन था ओरिजिनली फंक्शन आल्सो, x की वैल्यू को मैंने थोड़े अमाउंट से चेंज किया, y की वैल्यू में अपने पास चेंज आया, x को कितने अमाउंट से चेंज किया अपन ने dx अमाउंट से, तो नई वैल्यू होगी x प्लस dx। y में जो चेंज आया dx से चेंज करने से, तो dy इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx। मतलब क्या हो रहा है कि डबल से अगर मैं x में यूनिट अमाउंट से चेंज करूंगा, चेंज इन x इज 1 यूनिट, देन चेंज इन y विल बी 2 यूनिट। तो सिंपली मतलब क्या हो रहा है, अगर इसको रेट का मतलब dy बाय dx, तो dx डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ गया अपने पास रेट, तो रेट क्या आ गया dy बाय dx। तो इसी रेट को रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इसी को मैं लिख सकता हूं dy बाय dx, और दिस इज कमिंग आउट टू 2, और यही क्या है, दिस इज आल्सो called differentiation of y with respect to x। ये आ गया अपना स्टेट। इसका फिजिकल मीनिंग इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि जो y है वो डबल रेट से चेंज हो रहा है, मीन्स इफ x is changed by unit amount, मतलब अगर मैं dx जो चेंज इन x है dx that is equal to 1, then change in y dy will be what, double 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं dy is equal to 2 into dx and dx is equal to 1, तो dy is equal to 2। तो रेट क्या आ रही है यहाँ पे डबल है कि x को मैं 1 यूनिट अमाउंट से चेंज करूंगा तो y में 2 यूनिट अमाउंट से चेंज आएगा। वो यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ इसको समझने के लिए अपन, जैसे जब x की वैल्यू में 1 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे रख के देख सकते हैं, x की वैल्यू 1, तो 2 into 1 2 plus 5 that is equal to 7। x की वैल्यू में चेंज करता हूँ, अभी 1 से बढ़ा देता हूँ, so this is equal to 2। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे रखेंगे this is equal to 2 into 2 plus 5 that is equal to 9। तो x की वैल्यू 1 पर 5 बराबर 7, x की वैल्यू को अपन ने 1 से बढ़ा दिया तो y में कितना चेंज आया 2 से। यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंज इन y बेसिकली, तो चेंज इन y डेल्टा y, ओके डेल्टा y का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे y2 माइनस y, इसको अपन पढ़ते हैं दिस इज इक्वल टू चेंज इन y एंड दिस इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं डेल्टा y, दिस इज चेंज इन y। तो चेंज इन y कितना आ गया यहाँ पे 9 माइनस 7 इक्वल टू 1। चेंज इन x कितना है this minus this, so delta x is equal to change in x is equal to 1। तो rate of change in y with respect to x, तो ये आ गया डेल्टा y by डेल्टा x, इसी को अपन dy by dx भी लिख सकते हैं। डेल्टा यूज किया जाता है जब चेंज थोड़ा बड़ा हो, y चेंज अगर छोटा हो जाता है तो इसको स्मॉल d से लिख देते हैं।
सो ये दोनों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो ये कितना आ रहा है अपने पास, बेसिकली दिस इज 2 एंड दिस इज 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो रेट यहाँ से भी एग्जैक्टली वही आ रही है, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये एक बेसिक अप्रोच है डिफरेंशिएशन का, जिसमें हम बेसिकली रेट निकालते हैं बाय कैलकुलेटिंग द एक्चुअल चेंज। तो बाय एक्स को अपन ने चेंज किया dx अमाउंट से, y में चेंज निकाला अपन ने dy कमिंग आउट हियर, और देन डिवाइड कर देंगे तो रेट अपने पास आ जाता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सपोज इसी मेथड से अपन को फिर से डिफरेंशिएशन करना है और रेट ऑफ चेंज निकालना है। एग्जांपल देता हूं, y इज इक्वल टू सम x रेज़ टू पावर लेट्स से 6 प्लस x रेज़ टू पावर 5 प्लस 10। फिर देखो ये अपने पास प्रॉब्लम आ गया, x रेज़ टू पावर 6 x रेज़ टू पावर 5 प्लस 10। तो अब मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा, अगर यही अप्रोच मैं अप्लाई करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, मेरा चेंज्ड y प्लस dy आ जाएगा। This is equal to x plus dx power 6 x plus dx power 5 plus 10. Can you solve this? I think not. कर सकते हैं but बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। So the point is, प्रॉब्लम यहां से थोड़ा सा ऊपर गया है लेवल का, and the complexity become many times। मतलब थोड़ा सा ही लेवल अपन ने चेंज किया है और यहाँ पे चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। सो मतलब ये जो सब डेफिनेशन था ये मैं समझाने के लिए था कि डिफरेंशिएशन क्या है, रेट कैसे क्या एग्जैक्टली। तो ये अपने पास रेट आ जाता है जिसको अपन डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, और ऐसे अपन बेसिक फॉर्मूले, बेसिक अप्रोच या सिंपल क्वेश्चन के लिए इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा लेवल अपन चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे चेंज कर दिया तो सॉल्व तो किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लाइक वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए मतलब अब हमें कुछ और चीजों की जरूरत है कि ये भी प्रॉब्लम हम एकदम चुटकियों में से आसानी से एकदम बिना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी के बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। वी नीड समथिंग एल्स बेसिकली, और बहुत आसान है, जस्ट वेट, थोड़ी देर बाद ही आप ये क्वेश्चन like I will ask you and within like without even solving you can answer this question, but यहाँ पर नहीं कर सकते because this approach is not working properly here, it is making things complex। तो इसीलिए हमें कुछ और चीजों की जरूरत है and those things are basically rules। तो अभी अपन ने क्या किया कि जो ये तो बेसिक डेफिनेशन थी, अब अपन ने क्या किया, कुछ रूल्स बना दिए कि ऐसे ऐसे चीजों को ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे। वो रूल्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है, वो तुम्हें मैथमेटिक्स में 12th क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल में। यहाँ पे अपन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन रूल्स को समझेंगे कि रूल क्या है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, एकदम चुटकियों में तुम ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से, और इससे भी हाई मतलब काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम बहुत आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज जस्ट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। Let's move on। यहां पर एक बेसिकली डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल ठीक है ना। तो जैसे मैंने एक y इज इक्वल टू f ऑफ x एक फंक्शन ले लिया, दिस इज y f ऑफ x, और ये x की वैल्यू के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ x की वैल्यू है और y, तो ये मान के चलते कुछ ऐसे चेंज हो रहा है। सो हियर इट्स x1 correspondingly we are getting y1, और यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करते हैं x2, तो ये y की वैल्यू चेंज होती है y2।
तो चेंज इन एक्स में क्या लिखूंगा, यहां से 0.1 से 2 अगर मैं जाता हूं तो चेंज इन एक्स कितना हो रहा है, यहां से यहां, तो चेंज इन एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स, ये बराबर कितना हो गया, x2 माइनस x1 डेल्टा एक्स। और जब मैं x1 से x2 गया हूं तो चेंज इन y कितना हो रहा है, दिस इज चेंज इन y, जिसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बेसिकली। तो इस फंक्शन का मैंने क्या किया, x को चेंज किया x1 से x2, y करस्पॉन्डिंगली, क्योंकि y की वैल्यू क्या हो रही है, x पे डिपेंड कर रही है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी y1 से y2। ये मैंने एक जस्ट रैंडम सिंपल एग्जांपल ले लिया है, इट कैन बी एनीथिंग एक्चुअली। तो चेंज इन y को मैंने, इसको अपन पढ़ते हैं डेल्टा y, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन y। Similarly, this is delta x equal to change in x, x2 minus x1। तो देखो रेट चेंज, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x, दिस इज y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। और अगर इसको हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करें तो ये एक अपने पास ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या होगा अपने पास परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो यही क्वांटिटी क्या हो जाती है अपने पास, दिस इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा, एंड हियर एक लिमिट आता है, वो तो मैं और बता दिया जाएगा मैथमेटिक्स में। राइट नाउ अगर मैं ये कह दूं ये चेंज है ना, इफ चेंज इज स्मॉल, तो उस टाइम पे जो डेल्टा है उसको रिप्लेस कर देते हैं अपन डी से। मतलब अगर चेंज की वैल्यू, इफ चेंज इज स्मॉल, डेल्टा यू कैन राइट इट डी चेंज, डी यूज्ड फॉर स्मॉल चेंज, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने एक समझने के लिए थोड़ा बढ़ा लिया, इसी को अपन इन दोनों पॉइंट्स को अगर पास लेते आएंगे तो ये चेंज इन x भी स्मॉल हो जाएगा, चेंज इन y भी स्मॉल हो जाएगा, है ना। तो अभी मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको ये लिख दिया, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये चेंज मेरा स्मॉल हो जाए, चेंज स्मॉल हो जाए, इसका मतलब होता है इफ x1 एंड x2 आर ब्रॉट क्लोजर, मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम पास ले आए थोड़ा सा, तो डेफिनेटली x में चेंज क्या होगा, ये डेल्टा x भी छोटा हो जाएगा, इसको मैं dx से लिख सकता हूं, और जो चेंज इन y डेल्टा y भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो उसको मैं dy से लिख सकता हूं। जब चेंज छोटा हो जाए या दोनों पॉइंट्स को पास ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देन दिस डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा x, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं dy अपॉन dx, फिर और दिस इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। तो अगर मैं ग्राफिकल वे में इसको समझूं तो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन क्या देता है, तुम्हें स्लोप भी देता है, इस क्वांटिटी को अपन स्लोप भी बोलते हैं मैथमेटिक्स में। तो डिफरेंशिएशन इज आल्सो इक्वल टू स्लोप। तो अगर तुम्हें कहीं पूछा जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ दिस y at some point, मतलब उसका भी मतलब क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू, सो डिफरेंशिएशन ये क्या देता है तुम्हें, स्लोप भी देता है, इक्विवेलेंट, डिफरेंशिएशन इज इक्विवेलेंट टू स्लोप। अब इसमें अगर ये दोनों पॉइंट्स बड़े बड़े होंगे तो हम एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, if I can write delta x is large, correspondingly this implies delta y will be also large, then the terms में अपन बोल सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, this delta y upon delta x, this will give you average rate of change
और इसको अपन बोल सकते हैं एवरेज स्लोप, ठीक है ना। यहीं पे इफ चेंज इज स्मॉल, यहाँ पे बताया तो चेंज स्मॉल होगा तो उस टाइम पे क्या करेंगे अपन डेल्टा को लिख देते हैं डी। और चेंज स्मॉल का मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट मैंने अभी दूर दूर ले रखे हैं, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को इसको यहीं फिक्स कर दूं, इसको एकदम पास ले आता हूं यहाँ पे, तो चेंज क्या हो जाएगा, चेंज इन एक्स विल बी आल्सो स्मॉल, और करस्पॉन्डिंग जब एक्स में चेंज स्मॉल होगा तो वाई में भी चेंज क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। तो अगर चेंज को मैं छोटा कर देता हूं, इन दैट केस दिस, इसी को हम मैथमेटिक्स की डेफिनेशन लिखते हैं लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, मतलब कि जो डिफरेंस है वो छोटा कर दिया। उस टाइम पे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको अपन लिख सकते हैं dy अपॉन dx। और प्रॉपर अपन इससे जाएं तो इसको मैं ये भी लिखता हूं लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 एंड दिस इज f ऑफ x प्लस f ऑफ x दिस इज सेम थिंग बेसिकली, दिस इज स्लोप, ये क्वांटिटी अपना क्या है, स्लोप है, और इसी को अपन डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। सो स्लोप तुम्हें क्या देता है बेसिकली, डिफरेंशिएशन, और यू कैन से डिफरेंशिएशन तुम्हें स्लोप देता है। दिस इज जस्ट ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब दूसरे तरीके से हम इसको कैसे समझें, क्योंकि कई बार तुम्हें प्रॉब्लम में क्या होगा, ये पूछ लिया जाएगा कि स्लोप निकालो, ये फंक्शन दे दिया गया, इस फंक्शन का स्लोप निकालो, किसी पॉइंट पे भी निकाला जा सकता है। तो पॉइंट पे निकालने का मतलब है कि उस पॉइंट पे मतलब डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब डिफरेंशिएशन करके x की वैल्यू जो पॉइंट पूछ रहा है वो वैल्यू रख दो, वो तुम्हें फंक्शन में थोड़ा बता दिया गया होगा। तो दैट इज बेसिकली योर स्लोप। तो डिफरेंशिएशन इज आल्सो मींस स्लोप। तो ये याद रखिएगा कि जब भी प्रॉब्लम में तुम्हें पूछा जा रहा है कि स्लोप निकालो, तो मतलब तुम्हें क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली just meaning definition of differentiation. अभी देखो अपन ने यहाँ पे क्या किया था, मैंने लास्ट टाइम अगर एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे y is equal to x raised to power 6 plus x raised to power 5 plus 10। प्रॉब्लम ये था कि जो अभी अपन ने डेफिनेशन यहाँ पे डिफरेंशिएशन की पढ़ी है, उससे अगर यहाँ जाएं तो ये काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है ना। तो मतलब ये है कि अभी अपन को कुछ और चीजों की जरूरत है जो कि इस चीजों को भी, इस सिचुएशन को भी बहुत आसान बनाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑलरेडी टूल्स हैं, नो नीड टू वरी, हमारे पास चीजें हैं पहले से ही जो कि इसको भी बहुत एकदम चुटकियों में सॉल्व करने लायक बना दे। तो उसके लिए हमारी जरूरत है कुछ और आगे पढ़ने की, एंड दैट इज बेसिकली रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। अगर वो रूल्स हैं हमारे पास, उनको हम समझ लेते हैं कि क्या रूल्स हैं, कौन सा रूल कैसे अप्लाई होता है, कब अप्लाई होता है, वो रूल्स अगर तुम्हें समझ में आ जाते हैं और उनको तुम अप्लाई करना सीख जाते हो, आई कैन प्रॉमिस, आई कैन गारंटी कि ये क्वेश्चन तुम एकदम चुटकियों में बिना पेन कॉपी के मुंह जबानी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो अब हमें वो रूल्स समझने की जरूरत है ना। तो रूल्स क्या है वो देखते हैं। सो रिमेंबर दिस, वी विल सॉल्व इट, है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट नाउ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सो आई होप कि रूल्स पढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन कहाँ जरूरत पड़ती है और क्या मतलब होता है उसका इतना समझ में आना चाहिए। डिफरेंशिएशन क्या है, ये तो मैं रेट, जहां भी रेट की जरूरत पड़ रही है तो वहां पे क्या करें, डिफरेंशिएशन कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रेट कैलकुलेट करके आ जाएगा। मैथमेटिकली या फिर ग्राफिकली उसका मतलब क्या होता है, स्लोप। तो अगर कहीं तुम्हें स्लोप भी पूछा जा रहा है तो मतलब क्या है, क्या करना है, डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम नेक्स्ट कि थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था तो उसको तो बन गया अपन ने बेसिक अप्रोच से, थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है बट उस जो बेसिक अप्रोच था उसके कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है। और भी आगे चीजें अपन देखेंगे तो उनको हमें जब डिफरेंशिएशन करना है उनका या उनको सॉल्व करना है तो हमें कुछ एडिशनल चीजों की जरूरत है, वो है अपने पास रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन।
इन रूल्स को बहुत ध्यान से सुनने का, समझना कि एग्जैक्टली क्या रूल है, कैसे अप्लाई करते हैं, एंड आई कैन प्रॉमिस यू बहुत आसानी से तुम ये सॉल्व कर पाओगे ना। तो चलते हैं फर्स्ट रूल, है ना। सो फर्स्ट रूल इज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन रूल। ठीक है, तो अगर आपको फंक्शन की डेफिनेशन या कांस्टेंट फंक्शन से थोड़ा याद हो तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है। अभी अपने पास ये क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y x का फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू अगर मैं कांस्टेंट कर दूं कुछ a, और a कैन बी लाइक इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5। इसको क्या बोलते हैं अपन, दिस इज अवर कांस्टेंट फंक्शन। इसका अगर अपन ग्राफ देखें, देखो y x, y बराबर 5 का ग्राफ क्या आ जाएगा, ये ग्राफ आएगा। एक तो चीज यहां से भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। मैंने अभी क्या बोला था कि ये अगर फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप, और स्लोप तो यहां से देख सकते हो आप, इसका स्लोप कितना है 0, एंगल कितना है इसका 0, और tan 0 0, तो यहां से भी समझ में आता है अपन को। एक तो दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं x1 से x2, सो चेंज इन x कुछ है नॉट इक्वल टू 0, करस्पॉन्डिंगली व्हाट इज y2 माइनस y1, चेंज इन y, y2 भी 5 है, y1 भी 5 है, तो चेंज इन y क्या हो गया 0। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या हो गया, dy by dx is equal to what, 0 upon some delta x non zero, and this quantity is equal to 0। मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि इसमें x में हम चेंज कर रहे हैं तो y में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, तभी तो ये कांस्टेंट है ना। तो सिंपल सा क्या रिजल्ट आया यहाँ से, दैट कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। आई थिंक यू कैन रिलेट इट लॉजिकली आल्सो, यहाँ पे देख भी सकते हैं, ग्राफिकली भी देख सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये इक्वेशन है, मतलब इसकी स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप क्या आ रहा है 0, और 0 स्लोप क्या है अपना, स्लोप इज डिफरेंशिएशन, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0, रिमेंबर दैट। सो आई कैन राइट इट हियर, बेसिकली differentiation of constant function is always 0। ठीक है, ऐसे एग्जांपल के लिए y is equal to let's say a, where a is constant, यहां पर मैं इसका डिफरेंशिएशन dy by dx करूंगा तो क्या आ जाएगा 0, डेफिनेटली राइट। ऐसे ही y is equal to minus 10/3, ये भी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे सीधा dy by dx is equal to 0, क्योंकि x के हिसाब से चेंज ही नहीं हो रहा है। और स्लोप क्या हुआ इसका, ग्राफ देखते हैं तो कुछ माइनस में इधर आएगा, तो स्ट्रेट लाइन स्लोप इज 0। सिमिलरली y is equal to some 70, again constant, so differentiation dy by dx is equal to 0। क्या अंदर कोई परेशानी किसी को, सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है बेसिकली जहां पे y की वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, और जब ये कांस्टेंट है चेंज नहीं हो रही है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, डिपेंडिंग ऑन ऊपर आ सकता है नीचे आ सकता है, y की वैल्यू 5 है 4 है 10 है ना,
बट इसका स्लोप अपन देख सकते हैं 0 है, और अपन ने अभी ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन में देखा कि स्लोप ही क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। दूसरे तरीका से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर x की वैल्यू को मैंने x1 से x2 चेंज किया, चेंज इन x डेल्टा x कुछ नॉन जीरो क्वांटिटी होगी, है ना, और चेंज इन y, यहां पर भी y क्या है, x1 पर भी y 5, x2 पर भी y क्या है, 5 है, तो चेंज इन y क्या होगा, हमेशा 0। रेट ऑफ चेंज इन y अपॉन चेंज इन x will be always 0. So the point result is differentiation of constant function is 0. This is your constant function rule. I think very easy, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं अपन, दैट इज रूल नंबर 2। सेकेंड रूल क्या है, इसको अपन बोलते हैं पावर रूल। पावर रूल एक स्पेशल टाइप के फंक्शन के लिए यूज होता है, बेसिकली ध्यान रखने का। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n। यहाँ पे पावर क्या है, n। तो ये x कोई वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये इस तरह की फॉर्म में है, तो इसको अपन बोलते हैं, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज y इक्वल टू x रेज़ टू पावर n। सो बेसिकली यहाँ पे पावर क्या है, n, ठीक है ना। इसका रूल क्या कहता है, एवरी रूल हैज प्रूफ, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। ये प्रूफ तुम्हें डिटेल में अगर समझना है तो लाइक 12th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ लेना, यहाँ पर प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो अपन सिंपल रूल समझते हैं कि रूल क्या है और कैसे अप्लाई करते हैं इसको। तो पावर रूल क्या कहता है, अगर ये एक अपने पास फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन dy by dx क्या हो जाता है, x, इसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे n माइनस 1, और पावर्स को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। दिस इज dy by dx। करना क्या है, y बराबर x रेज़ टू पावर n, ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन पावर रूल क्या कहता है, x पावर को एक से सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो क्या हो गया, पावर क्या होगी n माइनस 1, और जो पावर था पहले ओरिजिनल पावर उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो dy by dx पावर रूल का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज इक्वल टू n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। पावर को मल्टीप्लाई करो इनटू x, और पावर को यहां पर एक अमाउंट से सब्ट्रैक्ट कर दो। एग्जांपल सिंपल, y इज इक्वल टू, पहले बताओ x क्यूब, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है ना, पावर क्या हो गया यहाँ पे 3। ये इस फंक्शन में जो x पावर है शुड बी कांस्टेंट, और ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी फ्रैक्शन, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, एनीथिंग इट कैन बी। तो पावर यहाँ पे क्या हो रही है, अपनी पावर 3। अब अगर ये रूल अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन dy by dx क्या हो जाएगा, देखो x पावर को कितने से अमाउंट से सब्ट्रैक्ट करना है, 1 से, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, पावर 2, और मल्टीप्लाई कितने से करना है, पावर से, पावर क्या थी ओरिजिनल 3, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 3x²। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, y is equal to, लिखता हूं x रेज़ टू पावर माइनस 7/2, ये भी। तो इसमें भी क्या होगा, अपन को ध्यान रखना होगा, पावर क्या है यहाँ पे -7/2, पावर को अपन को साइन के साथ कंसीडर करना है ना, सिंपल वैसे नहीं 7/2, तो यहाँ पे पावर क्या आ गया -7/2। तो अब पावर रूल लगाते हैं, पावर और यहाँ पे जो x रेज़ टू पावर है उसको एक से सब्ट्रैक्ट करना है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, मतलब dy by dx क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर -7/2 -1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे,
-7/2। तो क्या आ गया इसको सॉल्व करके, dy बाई dx इक्वल टू -7/2, x रेज़ टू पावर ये एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया -9/2। ये क्या आ गया इसका डिफरेंसेस। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर, दिस इज a +2, यहाँ पर क्या है a आगे सम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ का अब यहाँ पे पावर क्या होगी, टोटल पावर हो जाएगा अपना a + 2, दिस इज पावर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx क्या लिखेंगे अपन, पावर को यहाँ पे a + 2 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर, यहाँ पे नई पावर कितनी आएगी, जो पहले पावर थी उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो a + 2 -1, तो कितना हो गया ये a + 2 मल्टीप्लाइड बाई x रेज़ टू पावर a + 1, दिस इज dy बाई dx। राइट, करना क्या है, सिंपल, पावर रूल में तुम्हें आइडेंटिफाई करना है पावर क्या है, पावर को मल्टीप्लाई कर दो और जो x वेरिएबल है उसकी पावर को क्या करना है, तुम्हें एक से सब्ट्रैक्ट करना है, दैट विल बी सीधा, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ करना नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। पावर आइडेंटिफाई करना है, पावर मल्टीप्लाई बाय x और रेज़ टू पावर उसमें जो ओरिजिनल पावर थी उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो दिस इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बाय पावर रूल। You can solve this, y is equal to some x raised to power 17/3, y is equal to x raised to power -8/5, y is equal to x raised to power, this is 7. So you can solve them easily. So this is your second rule, that is called power rule. So I think we understood two rules, power rule and constant function rule. तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, you can solve them, you will get answer confident about it. So this is your next power rule. ये याद रखने का, because these are simple and very important, बहुत काम आने वाले हैं, so remember them. Third rule is sum or difference. इसमें कुछ खास नया नहीं है, सिंपल ही है। यहाँ पे क्या है कि जो अपने पास फंक्शन है y, it will be like sum of two function। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे y is equal to x raised to power 2 plus x raised to power 3। तो ये क्या आ गया, दो क्वांटिटीज का, दो फंक्शन का सम है, और इट कैन बी डिफरेंस आल्सो, इट कैन बी प्लस हियर, इट कैन बी माइनस हियर। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, सम एंड डिफरेंस रूल क्या कहता है, मैं इसको जनरल टर्म्स में बोल सकता हूँ, y is equal to f1x plus f2x, it can be 3, 4, 5 also। in this case differentiation, तो differentiation को मैं और क्या लिख सकता हूँ, I can write this is dy by dx, इसको मैं y प्राइम लिख सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, सिंपल कुछ नहीं है, जस्ट जब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y is equal to डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। जब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसको भूल जाते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, f प्राइम f1 प्राइम x प्लस इसका डिफरेंशिएशन f2 प्राइम x। तो सीधा सीधा क्या करना है, इंडिविजुअल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एग्जांपल ये है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर x स्क्वायर प्लस x क्यूब, y प्राइम, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये पावर रूल यहाँ पे लगाते हैं,
पावर रूल, तो यहाँ पे पावर कितनी हो गई 2, तो इसको ये लिख सकते हैं 2 पावर x, यहाँ पे पावर अब कितना आएगा इनिशियल पावर -1, सो 2 - 1 मींस 1 प्लस यहाँ पे कितना है दूसरा फंक्शन, फिर से पावर रूल, ये कितना आ जाएगा पावर 3 और 3 की पावर कितना, यहाँ पे x की पावर कितनी 3, तो अब क्या करेंगे इसमें 3 - 1, तो कितना आ गया 2, तो ये क्या आ गया अपने पास, इसका डिफरेंशिएशन आ गया। So this is sum and difference rule. Example: y is equal to x power 6 plus x power minus 3 by 2. यहाँ पर भी क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करो प्लस इसका डिफरेंशिएशन करो, और मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो अभी इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy by dx बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पावर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली कर सकते हैं अब, तो इसकी पावर कितनी है 6, तो कितना हो गया 6 और फिर मल्टीप्लाइड बाई x रेज़्ड टू पावर -1, तो 6 - 1 कितना आएगा 5 माइनस, ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे पावर मल्टीप्लाई में, तो -3/2 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर, जो पहले पावर थी बेसिकली -3/2, सो -3/2 -1, ये ध्यान रखने का, यहाँ पे x पावर 6 है तो ये तो 6 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 5, क्योंकि 6 - 1 पावर 5 बचा, ये माइनस एज इट इज, फिर यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी जो पावर है वो पहले मल्टीप्लाई में कर दिया विद साइन, रिमेंबर दैट, इनटू x पावर, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो पहले पावर थी उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -3/2 -1, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to 6x power 5 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 3/2 और x रेज़्ड टू पावर 5, इसको एलसीएम करके ऐड करेंगे तो क्या होगा -5/2। So that is your differentiation by sum and difference rule। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली कुछ नया नहीं है, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन दैट माइट हैव 2 और 3 टर्म्स, तो इसमें क्या हो सकता है कि 2 टर्म्स का एडिशन हो या 2 टर्म्स का सब्ट्रैक्शन हो या ज्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं और ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, इंडिविजुअल टर्म को एक फंक्शन मानो, उसमें जो भी रूल अप्लाई हो रहा है उससे डिफरेंशिएशन करो और प्लस माइनस जो भी साइन है उसको एज इट इज रहने दो, जस्ट दैट इज योर सम एंड डिफरेंस रूल। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, y is equal to यहाँ पे x पावर दिस इज 5/4 प्लस x पावर 7, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा dy by dx, x अगेन यहाँ पे क्या करना है, ये एक इंडिविजुअल फंक्शन, ये भी एक इंडिविजुअल फंक्शन, यहाँ पे क्या करेंगे पावर रूल, यहाँ पर भी पावर रूल। अभी मैं पावर रूल के एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी तक अपन ने ओनली पावर रूल ही पढ़ा है। हाँ, ये भी कर सकते हैं +10, तो कांस्टेंट रूल भी आ जाएगा अपने पास यूज इसमें। तो यहाँ पे 3 फंक्शन का एडिशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका पावर कितना है 5/7, तो पावर को मल्टीप्लाई कर दिए 5/4 दिस इनटू x, अब क्या होगा इसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/4 -1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा पावर 7 इंटू x पावर 7 -1 प्लस 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको हटा करके ये क्या है कि नए फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये क्या हो गया अपना कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया 0, तो ये कितना आ गया अपने पास dy by dx इक्वल टू दिस इज 5/4 x raised to power 1/4 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 7 x raised to power 6 plus 0। So this is your sum and difference rule. Next rule is constant factor multiplication rule.
नोट कर सकते हैं इसको। सो फोर्थ रूल इज यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनने का, ये बाद में तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट इफ यू लिसन इट केयरफुली इट्स आंसर इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लिकेशन, कांस्टेंट फैक्टर टर्म समझो, कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लिकेशन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपना जो फंक्शन है y f ऑफ x, ये तो नॉर्मल है पहले से, बट ये जो फंक्शन है नाउ इट इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट फैक्टर, तो कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाइड रूल। तो ये ओरिजिनल फंक्शन था, अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं कुछ कांस्टेंट फैक्टर लेट्स से a, यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके, अब यहाँ पे अपने पास y आ गया, y इज इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ एक्स। जब इस तरह का तुम्हारे पास कहीं प्रॉब्लम आता है, एग्जाम्पल के लिए मैं साथ साथ में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे इस तरह का केस ले लेते हैं, y इज इक्वल टू लेट्स से 5x4, तो यहाँ पे क्या होगा, x पावर 4 तो क्या हो गया, नॉर्मल फंक्शन हो गया अपना, और 5 क्या है, कांस्टेंट फैक्टर, है ना, रिमेंबर दैट, पे अटेंशन। y इज इक्वल टू 5x रेज़्ड टू पावर 4, ठीक है। तो ये है अपना कांस्टेंट फैक्टर, दिस इज कांस्टेंट फैक्टर। तो इसका रूल क्या है, ये बस अपन को समझना है। so दिस यहां पे हम यूज करेंगे कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये क्या कहता है बेसिकली, इस तरह के रूल के लिए इसका डिफरेंशिएशन dy by dx, रूल क्या है, जो फंक्शन है उसको एज इट इज डिफरेंशिएशन करता हूं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, f प्राइम x, एंड कांस्टेंट फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करना, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन आ जाता है। यहां पे तुम्हें जो कंफ्यूजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि ये तो कांस्टेंट है एक, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उससे तो ये 0 हो गया, और 0 का मल्टीप्लाई करके ये क्या आ जाएगा, अपना 0 हो जाना चाहिए, जो कि सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसी को हम दूसरे तरीका से एक और देख सकते हैं, वहां पे प्रोडक्ट रूल में एग्जैक्टली यही आता है। सो दिस इज कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लिकेशन रूल, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाइड होता है। इसका डिफरेंशिएशन रूल क्या कहता है, ये अगर फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन dy by dx, क्या करना है अपन को, कुछ नहीं करना है, एक कांस्टेंट फैक्टर को एज इट इज रहने दो साइड में, फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन कर दो, वापस इसको कांस्टेंट फैक्टर को वहीं का वहीं मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज योर कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लिकेशन रूल। एग्जांपल के लिए इसी इसका सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फैक्टर क्या है, कांस्टेंट फैक्टर 5, उसका डिफरेंशिएशन क्या है, सो दिस इज 5x रेज़्ड टू पावर 4, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx। तो देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट फैक्टर क्या है अपना 5, ठीक है, फंक्शन क्या है x रेज़्ड टू पावर 4, तो x रेज़्ड टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 4x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 1, ये हो गया अपना x पावर 4 का डिफरेंशिएशन, और 5 फैक्टर को एज इट इज मल्टीप्लाई। तो अभी अपने पास ये क्या आ गया, डिफरेंशिएशन dy by dx is equal to 5 into this 4x raised to power 4 minus 1 means 3. So this implies dy by dx is equal to 20x cube. This is constant factor multiplication rule. यहाँ पे मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये कांस्टेंट फंक्शन रूल से डिफरेंट है। कांस्टेंट फंक्शन रूल में अपना सीधा y बराबर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ अगर अपन ड्रॉ करेंगे, देखो समझते हैं इसको,
y बराबर मैं लिखता हूं 5, तो इसका ग्राफ क्या आएगा, दिस y इक्वल टू 5 स्ट्रेट लाइन। यहां पे दिख भी रहा है कि अपना स्लोप क्या हो गया 0, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। ये है कांस्टेंट फंक्शन। और एक है कांस्टेंट फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन, कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे क्या हो रहा है, y बराबर क्या है 5x। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ आएगा कुछ this. So here we can see the slope is not basically 0, तो इसलिए यहां पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका 0 नहीं होगा। यहां पे डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, एज इट इज फंक्शन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर भी एग्जैक्टली वही, ये फंक्शन है अपना, ये कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाइड है, तो y बराबर a इंटू एफ एक्स। तो डिफरेंशिएशन किया y का, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट फैक्टर को एज इट इज मल्टीप्लाई करती है। एग्जांपल के लिए y बराबर 5x रेज़ टू पावर 4, तो इसका डिफरेंशिएशन किए तो क्या आ गया, 5 को अपन ने एज इट इज मल्टीप्लाई किया हर जगह, और जो x पावर 4 था उसका डिफरेंशिएशन पावर रूल से किए, तो 4x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 4x क्यूब, और 4 into 5 तो 20, so final differentiation of this is 20x cube. So you should know the difference between constant function and constant factor multiplication, ठीक है ना। और इसमें एक और एग्जांपल अपन देख सकते हैं, जैसे y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या आ रहा है, देखो इसके लिए अपन यूज होगा कांस्टेंट फंक्शन रूल, पावर रूल मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर, कांस्टेंट नंबर, सो कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लिकेशन रूल। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन अभी अपन को करना क्या है, इसको मैं टर्म 1 ले लेता हूं, इसको टर्म 2 ले लेता हूं, इसको टर्म 3 लेता हूं। तो अपन को तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करके सम एंड डिफरेंस रूल, तो उसके लिए सम एंड डिफरेंस कर देना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy बाई dx। तो ये क्या हो गया, देखो 3 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट फैक्टर, तो 3 को एज इट इज 3। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, पावर क्या है 2, तो 2 into x raised to power 2 minus 1 प्लस यहाँ पे क्या है, पावर मतलब कांस्टेंट फैक्टर 2, और x की पावर क्या है 1, सो 1 into x raised to power 1 minus 1 प्लस ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन फाइनली क्या आ गया, सॉल्व करके dy बाई dx बराबर कितना आ गया 3 into 2 6, और ये क्या हो गया x की पावर 2 minus 1 means x प्लस ये क्या आ गया 2 into 1 1, और x की पावर 1 minus 1 0, तो x की पावर 0 मतलब होता है बेसिकली 1, दिस इज 1 प्लस 0 0, तो इसका डिफरेंशिएशन फाइनली दिस इज डिफरेंशिएशन dy बाई dx is equal to 6x plus 2। Any confusion up to here? बस तुम्हें रूल्स याद रखने हैं। तो आज अपन ने अभी कौन सा एक तो पढ़ा कांस्टेंट फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, क्योंकि स्लोप क्या हो जाएगा उसका 0। दूसरा पढ़ा हमने पावर रूल, तो पावर रूल में क्या होता है x रेज़ टू पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को मल्टीप्लाई करो इनटू x रेज़ टू पावर n माइनस 1, जो भी पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज पावर रूल। नेक्स्ट इज सम एंड डिफरेंस रूल, तो उसमें क्या होगा, अपना जो फंक्शन है इट कैन बी आइदर सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 फंक्शन 3 फंक्शन 4 फंक्शन, तो इंडिविजुअल फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है और सम एंड डिफरेंस जो भी है उसको एज इट इज लेना है। नेक्स्ट है कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लिकेशन रूल, 4 रूल अपने आज पढ़े। तो फोर्थ रूल में क्या आ रहा है, इधर से कांस्टेंट फैक्टर है, तो अब इसको हमें कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट नहीं करना है, इसको अपन को कांस्टेंट फैक्टर है
तो फैक्टर को एज इट इज मल्टीप्लाइड रहने देना है, और जो बाकी का वेरिएबल जो फंक्शन है उसको सिंपल जो रूल जो भी अप्लाई हो रहा है वहां पे उसका यूज करके डिफरेंशिएशन करना है. सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग. सो ये था अपना लाइक फोर्थ रूल. You can try some example. I am leaving here. So 1 y is equal to, let's say, x power 5 plus x power 6 plus 10. I think you can answer this question very easily without even solving. So first time like अपन ने लिखा था. Next y is equal to 7x power minus 5 by 2 plus this is a x cube plus 10, where a is a constant. Third, y is equal to, this is a 5 plus this is a x raised to power minus 9 by 4 plus this is a x raised to power 8 by 3. Here also a is constant. 4 y is equal to x raised to power 3 x raised to power 4 x raised to power 5. This is 5x square 6x minus 2. This is 8. So we have 5 problems based on 4 rules that we studied today.